गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने कल जो पढ़ा था, हाँ हमने कल जो पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था बेटा? पृथ्वी का ऊष्मा बजट। बिल्कुल समझ में आ गया। यस सर। कोई प्रश्न उससे? नो सर। कोई प्रश्न नहीं है। अब हमने पृथ्वी के बजट के अलावा एक चीज और पढ़ ली थी, जो कि सूर्य से हमें प्राप्त ऊष्मा मिलती है, उस ऊष्मा का कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अतिरेक होता है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे अतिरेक नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न है कि कौन से एरिया है जहां पे ऊष्मा का अतिरेक मतलब ऊष्मा ज्यादा होती है, और कौन से प्रदेश है जहां पे ऊष्मा कम मिलती है? किस किस को आता है? हैंड राइज कीजिए फटाक से। नहीं आता? कल तो पढ़ाया था बेटा, बताइए निखिल। सर ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा कम मिलती है और मध्य क्षेत्रों में ऊष्मा ज्यादा होती है। बस, अतिरेक कहाँ होगा बेटा? जहां ज्यादा ऊष्मा मिल रही है, लगभग 30 से 40 डिग्री वाला भाग है, वहां तो रहेगा अतिरेक। और ऊपर जाएंगे तो क्या होगी? ऊष्मा ही कम मिल रही है तो वहां न्यूनता होगी, जितनी ऊष्मा प्राप्त किया उतनी ऊष्मा निकाल देगा। फिर हमारे पास में समय है, तो ऊष्मा प्राप्त करने का स्रोत नहीं है, लेकिन ऊष्मा को उत्सर्जित करने का टाइम है, यानी सूर्य में नहीं मिल रहा, लंबी रातें हो रही है, छोटे दिन हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? ऊष्मा की कमी आ जाएगी, भाग ठंडा होता होता माइनस टेम्परेचर में चला जाएगा, और जहां पे ज्यादा है वहां भाग है अधिक टेम्परेचर में चला जाएगा। तो ये स्थिति होती है जब सूर्य का ताप ज्यादा मिलेगा तो अतिरेक होगा, और यह ताप आपको, आप तो यूं याद कर लीजिए बेटा, निम्न अक्षांशों पे अतिरेक होता है और उच्च अक्षांशों पे न्यूनता होती है, इतना याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। सूर्य के ऊष्मा का संतुलन पूरे पृथ्वी पर समान नहीं है, और निम्न अक्षांशों पे ताप अधिकता के कारण ऊष्मा का अतिरेक होता है, और उच्च अक्षांशों पर ताप कमी के कारण ऊष्मा की न्यूनता होती है। बताओ, समझ में आ गया क्या? सर आ गए बेटा? यस सर। चलो, अब हम बात करेंगे तापमान की। तापमान क्या है? तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बेटा मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक पिछले वाले बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ लिए, जैसे आपने पढ़ा पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ा, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के पहले आपने तापन और शीतलन पढ़ा, इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता के कारणों को जाना, तो वह स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक पढ़ लिए, उस स्टूडेंट को तापमान की भिन्नता के कारणों को अच्छे तरीके से जानने की आवश्यकता नहीं है, वो जानता ही है ऑलरेडी। वही कारक क्या कर रहे हैं? तापमान की भिन्नता का कारण बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपके एक शब्द आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तापमान। तो क्या होता है तापमान? कभी पढ़ा होगा? अरे टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का मान। देखो, ठंडे की तो बात ही नहीं है। कोई वस्तु किसी भी माध्यम से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होती है। क्या प्राप्त करके भाई? ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होती है, और ऊष्मा प्राप्त करके वस्तु का गर्म होना ही क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। क्या कहलाएगा? तापमान। भाई दो शब्द है, ताप तो जानते हो, ताप यानी गर्म, ठीक है, और मान यानी ताप को मानने की इकाई।
भाई दो शब्द हम सामान्य रूप से जाने तो ताप को मापने की इकाई या ताप को जो कितना ताप है उसको मापने की या ताप को देखने की इकाई कि भी कितना ताप है तो कितनी ऊष्मा हमें मिली है और तापमान किसके माध्यम से होगा, ऊष्मा के माध्यम से। कोई भी ऊष्मा का स्रोत हमें ऊष्मा प्रदान करेगा और उस वस्तु को क्या करेगा, गर्म करेगा। तो यह रूपरेखा, यह प्रक्रिया कहलाएगी तापमान। क्या कहलाएगी, तापमान। और तापमान को मापने का यंत्र तो पता ही है आपको, पता है ना, थर्मामीटर। क्या, थर्मामीटर। सुना ही है बेटा, थर्मामीटर। और तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट, सेल्सियस और फारेनहाइट, दो प्रकार की। अरे आपने सामान्य तापमापी देखा होगा घर में जो बुखार नापने काम लेते हैं, और इस समय कोरोना में तो जगह जगह आपके जो थर्मोमीटर है, वो जो ताप मापने के यंत्र है, वो जगह जगह जहां भी जाओगे थर्मो स्केल मशीन लगी हुई है, वो जाएगी और आपके यहाँ मस्तिष्क के या हमारे किसी भी अंग जो भाग है वहां लगाएगी और हमारे टेम्परेचर को प्राप्त करेगी। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करेगी, प्राप्त करेगी। लगभग 98 फारेनहाइट और 36 डिग्री ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें क्या है, डॉक्टर की दवाई लेने की आवश्यकता। ठीक है, क्या हुआ बेटा, क्यों बोलता है तो यार, मैं तो सड़क पे ना कहीं करे ही दर्दों को जो। बेटा आपको लग रहा है कि आवाज है तो प्लीज म्यूट योर डिवाइस। देखिए, तापमान, अब हम जानते हैं कि तापमान जो है, उस तापमान को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें तो पहला कारक है अक्षांश। कई स्टूडेंट तो समझ गए होंगे साहब, जिनको समझ में आया कि अक्षांश किस प्रकार से ताप को नियंत्रित करेगा, एक बार बता दीजिए। पहले भी तो पढ़ाया हुआ है, अक्षांश किस प्रकार से ताप को नियंत्रित करेगा। निखिल अग्रवाल, निखिल शर्मा, कनिका, दीक्षा, सॉरी दिलखुश मीणा, तो इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक भी स्टूडेंट है उनका जवाब नहीं आता बेटा। सर नहीं आ रहा है आंसर, नहीं पता। देखिए, मैंने कल भी आपको समझाया था, पहले भी आपको जब लेसन पढ़ा रहा था समझाया था कि 0 डिग्री अक्षांश, और मैंने पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण सबको पढ़ा दिया और बता दिया किस प्रकार से पृथ्वी पे ताप मिलता है, कौन से एरिए जहाँ पे ताप सर्वाधिक होता है, कौन से एरिए जहाँ पे ताप कम होता है। फिर भी आप है इस चीज को एक रटने की दृष्टि से, भाई हम भूगोल विषय को रटने की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भूगोल विषय आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें आपको लॉजिक समझने पड़ेंगे। और लॉजिक एक बार समझा तो वो दूसरी जगह भी अगर सेम रीजन आ रहा है तो वह एक ही कारण है, उसका दूसरा कारण तो है ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा ताप में भिन्नता के कारण, पढ़ा भाई, टॉपिक नहीं पढ़ा गया हमने, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा ताप में भिन्नता के कारण और तापमान में भिन्नता के कारण, एक ही तो बात है। पृथ्वी की सतह पे और हम एक टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं तापमान, तो उसमें भी कारण तो वही काम करेंगे ना भाई। हमें पृथ्वी की सतह पर
तापमान का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य। अब हम पृथ्वी की सतह पर तापमान के बारे में बात करें। पृथ्वी की सतह पर ताप भिन्नता की बात करें या तापमान के विश्व वितरण की बात करें या तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों की बात करें तो एक ही तो होंगे बेटा। कि ताप भिन्नता के कारक भी वही है और पृथ्वी की सतह पर ताप भिन्नता के कारण भी वही है और तापमान को नियंत्रित करने वाले प्रभावित करने वाला कारक भी वही है, अलग से थोड़ी आएंगे। तो अक्षांश की बात की थी। अक्षांश में सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी गिरती है तो यहाँ पे तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये क्षेत्र कौन से कटिबंध में आएगा? उष्ण कटिबंध में। इससे ऊपर वाला भाग है 23.5 से ऊपर वाला, ये आपका भाग है। तापमान कम मिला, तिरछी किरणें हुई तो यहाँ पे कौन से में आएगा? शीतोष्ण में। शीतोष्ण। और ये ऊपर वाला है तापमान इससे भी कम मिलेगा, यहाँ पे तिरछी किरणें हुई, ठीक है, ये कौन से में आएगा? शीत कटिबंध में। कितनी बार समझाया है बेटा? समझ में आएगा अब तो? भाई Yes, कहने sir. का मतलब है यस। कि आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को तापमान देने वाला सूर्य है। तापमान देने वाला सूर्य है। अब पृथ्वी जो है वो तापमान ग्रहण करती है, लेकिन पृथ्वी का समस्त भाग एक ही प्रकार का तापमान ग्रहण नहीं करता। कहने का मतलब है पूरे भाग में एक ही टेम्परेचर नहीं रहता। पूरी पृथ्वी पे क्या एक ही टेम्परेचर रहता है क्या? पूरी पृथ्वी में क्या एक ही टेम्परेचर रहता है क्या? नहीं रहता। तो पूरी पृथ्वी में एक ही टेम्परेचर आपका नहीं रहता। उसके कारणों में पहला कारण क्या है? अक्षांश। कौन सा कारण है? अक्षांश। अब अक्षांश के साथ साथ हमने पहले पढ़ा था क्या? पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का नतिकोण, बताओ ये सारे कारक किस पे निर्भर कर रहे हैं? अक्षांश पे। क्योंकि पृथ्वी का झुकाव है, ध्यान से समझना, लॉजिक है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, बिल्कुल ढंग से समझना। प्रश्न अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तुरंत क्वेश्चन कर लेना। देखो पृथ्वी का झुकाव हमने पढ़ा था, पृथ्वी के झुकाव के अकॉर्डिंग हमारे अक्षांश यू होने चाहिए, लेकिन झुकाव के कारण हमारे अक्षांशों का जो रूप है वो यू है। अगर यू होते तो पूरे क्षेत्र में एक समान ताप मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें समान ताप नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे अक्षांश की स्थिति है वो झुकाव के कारण है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दूसरा घूर्णन, अब घूर्णन है तो यहाँ पे क्या है? दिन और रात की अवधि के कारण एक समय इधर और एक समय अपोजिट साइड में ताप मिलता है। अगर ये नहीं होता तो एक साइड के अक्षांश तप्त और एक साइड के अक्षांश बर्फीले होते, ठीक है। तीसरी बात, सूर्य की किरणों का नतिकोण यानी झुकाव के कारण निर्भर है। ज्यादा है तो ताप ज्यादा है और कम है तो ताप कम है। इसके अलावा आपके परिक्रमण भी काम करता है। कौन सा? परिक्रमण भी काम करता है, क्योंकि सूर्य का जब परिक्रमण होता है, सॉरी पृथ्वी का जब परिक्रमण होता है तो हमने पढ़े थे अवस्थाएं, तो यहाँ पे कभी सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है, कभी सूर्य मकर रेखा पे चमकता है, कभी सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। इन तीनों स्थितियों के कारण तापमान में क्या आती है? भिन्नता आती है। और ये भिन्नता किसके आधार पर देखी जाती है? अक्षांशों के आधार पे। और अक्षांशों के आधार पे आप लिख लीजिए प्रश्न बेटा कि अक्षांशों के आधार पर कौन से कटिबंधों का निर्माण होता है, अक्षांशों के आधार पर कौन से जोन का निर्माण होता है। तो आपके टेम्परेचर जोन यानी ताप कटिबंधों का निर्माण होता है।
कौन से कटिबंधों का निर्माण होता है? ताप कटिबंधों का निर्माण होता है। किसके आधार पर होता है बेटा? अक्षांशों के आधार पर होता है। बताओ कितने ताप कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण है और शीत है। उष्ण है, शीतोष्ण और शीत है। तो दो उष्ण तो एक है और दो शीतोष्ण और दो ही शीत, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो बताओ अब तो समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। भाई यस आप सर। आपसे प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। अक्षांश किस प्रकार से पृथ्वी के ताप को प्रभावित करता है? कौन कौन से अक्षांश से जुड़े हुए रीजन आप जोड़ोगे? झुकाव जोड़ देंगे, घूर्णन जोड़ देंगे, नतिकोण जोड़ देंगे, परिक्रमण जोड़ देंगे, और अक्षांशों के आधार पर जो ताप मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग किसका निर्माण हो रहा है? टेम्परेचर जोनों का, यानी ताप कटिबंधों का निर्माण हो रहा है। बताओ समझ में आई क्या? यस सर। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास में बेटा क्या समय रहता है कम, और हमारे पास में क्या है कि ये लॉजिक वाले टॉपिक है, और इनको समान समझाने में, एक क्वेश्चन समझाने में पूरा समय लगभग निकल जाता है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, उत्तंगता या ऊंचाई। ये भी मैंने आपको समझाया था। अरे वायुमंडल पढ़ाया था, तो वायुमंडल जब पढ़े तो बताइए सौरमंडल में तापमान, सौरमंडल में तापमान ऊंचाई की ओर जाने पे क्या होता है? कम होता है या बढ़ता है? बढ़ता है। हाँ? बढ़ता है सर। मतलब एक भी स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट, आप घर बैठे हो, आपको जब क्लास दे दी, आप न तो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और नहीं आप लर्न कर रहे हो, बिल्कुल लर्न नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है देखने का, है क्या मतलब? भाई ऊंचाई की ओर जाने पर, कल भी हम बात कर रहे थे कि ऊंचाई की ओर जाने पे जो आपके जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जो हमारे वायुमंडल के तत्व है वो कम हो जाते हैं, और जो ताप क्या है धीरे धीरे कम होता है, दाब क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई की ओर जाने पे ताप और दाब में क्या आती है? कमी आती है। आंतरिक भाग में जाएंगे तो वृद्धि होगी। तो बताओ कमी होगी ज्यादा? कमी होगी। कमी। बेटा ये ऐसे प्रश्न हैं कि जिनके आंसर आपके तुरंत आने चाहिए, तुरंत क्वेश्चन बोले और तुरंत आंसर आने चाहिए कि ऊंचाई पे जाने पर सर तापमान में कमी होगी। क्या होगी? तापमान में कमी होगी। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख सकते हो भी, अपने ऊंचे पर्वत है, चाहे वो उष्ण कटिबंध में है, चाहे वो शीतोष्ण में है, चाहे वो शीत में है, तो शीत में तो वैसे ही क्या होगी, वहां पे बर्फ होगी, लेकिन हमारे हिमालय पर्वत के ऊपरी छोर पे जाए या हिमालय पर्वत के अधिकांश ऊंचे भागों में जाए तो वहां पे आपको क्या मिलेगी बेटा? भाई बर्फ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। यस सर। तो हम इस बिंदु को वहां से समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से कि ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में क्या आती है? कमी। और यह कमी मैंने बताई भी थी आपको, 165 मीटर आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर जाने पर यानी 1000 मीटर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसके कारण? आपके ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में यह कमी देखने को मिलती है। बताओ पढ़ा नहीं अच्छी तो आपने? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। क्या बोलते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। और यह
तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों में गिनी जाती है उत्तंगता। ऊंचाई की ओर जाने पे तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी ऊंचाई है वो तापमान को नियंत्रित करती है। अगर कोई आपसे पूछ ले बेटा कैसे, तो ऊंचाई की ओर जाने पे तापमान कम होने का रीजन है हमारे वायुमंडलीय तत्वों की कमी हो जाती है। और वायुमंडलीय तत्व तो है जो तापमान को ग्रहण करते हैं पार्थ। और देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारी पृथ्वी ऊष्मा प्रदान कर रही है वातावरण को, हमारी पृथ्वी ऊष्मा दे रही है वातावरण को। जब हमारी पृथ्वी ऊष्मा दे रही है, निचला वाला भाग है वो सर्वाधिक गर्म होगा, फिर उसके बाद ऊपर वाला भाग गर्म होगा, फिर उसके बाद ऊपर वाला। अब ऊपर वाले भाग में अगर नमी है तो ये वाले भाग है वो कम गर्म होंगे, नीचे वाले भाग है वो ज्यादा गर्म होंगे। ठीक है, ऊंचाई पे टेम्परेचर जाएगा नहीं। कोई आग या कोई वस्तु यहाँ जल रही है, उसमें ताप है, तो सबसे पहले उसके पास वाला तो गर्म होगा, चाहे वो संवहन में देख लो, चाहे वो चालन में देख लो, चाहे वो अभिवहन में देख लो। तीनों पढ़ा है ना आपने, चालन, संवहन और अभिवहन, तीनों पढ़ी बेटा। चालन, संवहन, अभिवहन, तीनों में पास वाला ही तो गर्म होगा। उस स्थिति में देख लो आप, तो ऊंचाई की ओर जाने पे तापमान में क्या आती है, कमी आती है। यह भी क्या है, तापमान को प्रभावित करता है। और यह दर 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्लियर। इसके बाद आपके जो अगला बिंदु बता रहा है समुद्र तल से दूरी। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई। आप जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है, जितने भी भाग है, उनकी ऊंचाई है वो समुद्र तल से ही देखते हैं। दाब है उसको भी हम समुद्र तल से देखते हैं। ठीक है, किसके, समुद्र तल से ही देखते हैं। समुद्र तल से दूरी की बात है, जैसे हम भारत की बात कर लेते हैं कि हमारा भारत का जो भाग है ये वाला दक्षिण का भाग, ये आपके अरब सागर है साहब, और ये बंगाल की खाड़ी। अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ये वाले भाग है, ये वाले भाग है, इन दोनों ही भागों में यहां से हवाएं है वो चला करती है। जो जल से चलती है उसे हम समुद्री समीर कहते हैं, और जो स्थल से चलती है उसको हम स्थलीय समीर कहते हैं। ये पढ़ेंगे बेटा, आएगा हमारे। समीर का मतलब हवा। कब चलती है समुद्री समीर, देखो टेम्परेचर किसी भी एरिया का ज्यादा हो और प्रेशर उस एरिया का क्या हो जाए, कम हो जाए। तापमान ज्यादा हो जाए और प्रेशर कम हो जाए तो हवाएं आती है। जहां किसी एरिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है और तापमान बहुत कम है तो वहां से हवाएं जाती है, इस भाग से हवा इस भाग की ओर जाएगी। दिन में क्या होता है, ताप ग्रहण करता है कौन, स्थल भाग। स्थल भाग ताप ग्रहण करेगा और इसका टेम्परेचर हो गया ज्यादा और प्रेशर हो गया कम, तो दिन में आपके समुद्र से हवा स्थल की ओर चलेगी और इस भाग को क्या करेगी, सम जलवायु का कन्वर्ट कर देगी। रात्रि में क्या होता है, स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, इसका टेम्परेचर डाउन हो गया और प्रेशर हो गया ज्यादा, और जलीय भाग है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो इसका टेम्परेचर है ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर है ज्यादा और प्रेशर है कम। तो रात्रि में हवा स्थल से जल की ओर आती है, उसको हम बोलते हैं स्थलीय समीर। क्या बोलते हैं, स्थलीय समीर। तो ये तटीय भाग है। आपने देखा होगा कि तटवर्ती भागों में आप जाओ, केरल में घूम के आओ, आप गोवा महाराष्ट्र के तट पे इधर वाले तटीय भाग में आप जाओगे भ्रमण करने, किसी भी ऋतु में चले जाइए बेटा, आप किसी भी ऋतु में चले जाइए। जैसे सर्दियों में जाइए आपको सर्दियां महसूस नहीं होगी, गर्मियों में जाइए आपको गर्मियां महसूस
नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलवायु कैसी रहती है, सम रहती है। लेकिन जब आप इससे आंतरिक भाग में जाते हो तो यहाँ पर तापमान का असर देखने को मिलता है। अगर सर्दियां है तो यहाँ पे सर्वाधिक सर्दियां होगी, अगर गर्मियां हैं तो यहाँ पे सर्वाधिक क्या होगी, गर्मियां होगी। तो समुद्र तल से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में अंतर देखने को मिलता है। समुद्र तल के जितने भाग है वहां पे तापमान लगभग समान रहता है। क्या रहता है, क्या रहता है बेटा, समान तापमान तापमान। जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या है कि भिन्नता देखने को मिलेगी। सर्दियों में सबसे कम और गर्मियों में सबसे ज्यादा। तो यह भी तापमान यानी सूर्य समुद्र तल से दूरी भी है, वो भी तापमान को क्या करती है, प्रभावित करती है या नियंत्रित करती है। इसके बाद आपके दिया हुआ है वायु सहती का परिसंचरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वायु सहती। देखो वायु सहती का परिसंचरण। वायु सहती का मतलब है वायु राशि। पढ़ेंगे बेटा, सब चीजें हमारे कोर्स में है। वायु राशि क्या होती है, वायु का वह पुंज जो एक निश्चित वेग और निश्चित दिशा में निश्चित गुण के साथ प्रवाहित होता है उसे हम वायु राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित वेग, निश्चित दिशा और निश्चित गुण के साथ प्रवाहित होता है उसे हम बोलते हैं वायु राशि। अब वायु राशि गर्म स्वभाव की भी होती है और ठंडे स्वभाव की भी होती है। अब आप देखो कि अगर ठंडे स्वभाव की वायु राशि है वह प्रवाहित हो रही है किसी क्षेत्र से तो वहां के टेम्परेचर को वह क्या कर देगी बेटा, गिरा देगी, टेम्परेचर को गिरा देगी। अगर गर्म वायु राशि प्रवाहित कर रही है तो वह क्या करेगी, वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायु राशि का रोल। जैसे हमारे यहाँ पर मानसून आया तो मानसून में वायु राशि आई और कैसी आई बेटा, आर्द्र, आर्द्र वायु राशि आई। तो इस आर्द्र वायु राशि ने क्या किया, यहाँ पे वर्षा के कारण को उत्पन्न कर दिया। और आर्द्र वायु राशि कब आई, जब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत कम था, इस कारण से तो आई हमारे यहाँ। ठीक है, जैसे मान लो लू चलती है, कल हमने पढ़ा लू चलती है तो ये लू जिधर भी जाएगी वहां के टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ाएगी ना, बढ़ाएगी। ऐसे हमारे स्थानीय पवन जो मिस्टल है, बोरा है, जो हम पढ़ेंगे आगे, वो ठंडी पवनें अगर चलती है तो वो क्या करेगी, आपके क्षेत्र में तापमान को क्या कर देगी, गिरा देगी, टेम्परेचर को क्या कर देगी, गिरा देगी। तो ये स्थिति आप ध्यान रखो कि वायु राशियां है वह भी क्या करती है, वायु राशियां भी क्या करती है बेटा, तापमान को नियंत्रित करती है। सारे स्टूडेंट ज्ञानी स्टूडेंट हैं भाई, आप सारे के सारे समझदार स्टूडेंट हैं, लेकिन आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको समझ में आ गई कोई बिंदु तो आप यस बोलिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। आ गया क्या समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। बोलते नहीं हो तब तक फिर मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं आगे पढ़ाऊं या इसी को बताया जाऊं। बताइए, कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रश्न करना है क्या? नो सर। तो ऐसे बोल, नो सर भी बोल दिया करो बेटा। फिर नो सर। यहाँ पे हम बात करें वायु सहती के बाद जो अपनी महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, एक मिनट बेटा, बस लास्ट है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं हम पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में है। महासागरीय धाराएं हैं वो दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो ठंडी धारा और एक गर्म धारा। गर्म, देखो ये जो धारा है ये भी हमारे लॉजिक से ही हम इसको समझ सकते हैं कि जो भी धारा आपके
भूमध्य रेखा से चल रही है वो धारा गर्म है, और जो भी धारा आपकी उत्तर साइड से आ रही है वो धारा ठंडी है। धारा क्या होती है? जिस प्रकार नदी जो होती है जो हमारे स्थल भाग में बहती है, उसी प्रकार धारा है निश्चित वेग निश्चित प्रवाह के साथ बड़ी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कहाँ बहती है? सामुद्रिक क्षेत्र में होती है। यानी नदी का ही प्रतिरूप क्या है? धारा है। नदी का ही प्रतिरूप, नदी तो कहाँ बहती है? हमारे स्थलीय भाग में, और धारा बहती है हमारे जलीय भाग में। ठीक है, तो धारा दो स्वभाव है, ठंडी और गर्म। ये स्वभाव उसके क्षेत्र से निर्भर करता है, क्षेत्र पर निर्भर करता है। वायु राशि का स्वभाव भी उसके क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। जैसे कोई गर्म स्वभाव की वायु राशि आई और वो ठंडे स्वभाव में ठंडे क्षेत्र में आ गई, थोड़े दिन बाद वह उस समय जैसे आई वो और रुकी, वहां पे रुकते ही वह उस क्षेत्र के गुण को धारण कर लेती है। ऐसे ही ठंडी और गर्म जलधारा की बात है। तो ये धाराएं क्या करती है कि अगर मान लो ठंडी धारा गर्म क्षेत्र की हो गई तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देगी? कम कर देगी। ठीक है, अगर गर्म धारा ठंडे क्षेत्र की ओर गई तो यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और मौसम में क्या करती है? परिवर्तन करती है। मौसम में क्या करती है? परिवर्तन करती है, ठंडी धारा और गर्म धारा। तो धारा भी क्या करती है? तापमान को प्रभावित करती है। इसके अलावा एक लास्ट कारक है स्थानीय कारक। देखो स्थानीय कारक है वो क्या है कि जैसे हमारा भारत है तो भारत में मानसून की स्थिति होती है, भारत में तापक्रम बढ़ता है तो लू उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे अमेरिका में टेम्परेचर कम है तो वहां पे वो ठंडी धारा प्रवाहित होती है, ठंडी हवाएं प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जो क्षेत्र है जिस स्थिति में है, जितना वो ताप ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से, जितना वो ऊष्मा ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से उस क्षेत्र में तापमान की स्थिति पाई जाती है। और यह किसमें निर्भर करता है? स्थानिक कारक। और स्थानिक कारक को मैं फिर यहां से जोड़ रहा हूं कि ये कहाँ किससे निर्भर करता है? स्थानिक कारक वो है, वो किस पे निर्भर करता है? अक्षांश पे निर्भर करता है। याद करना, स्थानिक कारक किस पे निर्भर करता है? अक्षांश पे निर्भर करता है। आप कहोगे साहब निम्न अक्षांश में कोई क्षेत्र है और वहां पे जो है सर्वाधिक गर्मी है साहब, तो कोई मान लेगा क्या? मानेगा? अरे निम्न अक्षांश में कोई क्षेत्र है वहां पे क्या है भाई साहब? सबसे ज्यादा गर्मी है। मान लेगा नहीं मानेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। लेकिन कोई यहाँ बोल दिए कि अरे निम्न अक्षांश का मतलब 0 से 30 तक निम्न अक्षांश ही है, यहाँ पे गर्मी है तो मान लेगा। लेकिन देखो ये बोल रहे हैं कि साहब कोई ऐसा क्षेत्र है जो कितना है? 70 डिग्री पर है नॉर्थ में, और वहां गर्मी है, वहां गर्मी है, तो ये है संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे अपेक्षाकृत टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, कम होगा ना। ऐसी बातें हैं जो तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों के आधार पर हम देखते हैं। तो अक्षांश समझ में आ गया, उत्तंगता समझ में आ गई, समुद्र तल से दूरी, वायु संहति, महासागरीय धाराएं और स्थानिक कारक। बताओ क्लियर है? सर वायु संहति बता दो। वायु संहति का मतलब होता है बेटा वायु राशि। वायु राशि, और वायु राशि किस स्वभाव की है? ये बात है गर्म की या ठंडी की। तो जैसे स्वभाव की वायु राशि है, जिस प्रकार से बहेगी, जिस क्षेत्र की ओर बहेगी, तो वह जिस क्षेत्र में जाएगी तो उसी प्रकार के वह अपने गुण को धारण कर लेगी, या वहां के गुण को चेंज कर देगी, धारण कर लेगी या गुण को चेंज कर देगी। तो जैसे गर्म बही, गर्म क्षेत्र में लू गई, अब लू है शुष्क और गर्म हवा है, और ये मैंने भी उदाहरण दिया था कि वो गई तो किसी भी क्षेत्र में जाएगी तो वहां एक साथ टेम्परेचर को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। ठीक है ना। तो वायु संहति या वायु राशि क्या है? वायु राशि क्या होती है? एक पुंज होता है हवा का, एक निश्चित हवा का एक बड़ा पुंज, वायु का एक बड़ा पुंज, जो निश्चित वेग, निश्चित दिशा और निश्चित गुण के साथ प्रवाहित होता है। ठीक है, उससे क्या होगा? तापमान में बदलाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? तापमान में बदलाव आ जाएगा।
और बताइए, आगे समझ में? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। सर ओके, 1 मिनट में मैसेज देख थैंक यू लेता सर। हूँ। दिव्या, निखिल, निखिल शर्मा, प्रिया। ये प्रिया कौन सी भाई? प्रिया, सव्या, यस सर। अजय। एक बार प्रिया कौन सी है? प्रिया क्लास ले रही है क्या? प्रिया क्लास में नहीं है क्या? प्रिया कवर, यस सर। प्रिया कवर है। 99 है क्या बेटा आपकी? यस सर। चलो प्रिया, एक बार वीडियो ऑन करना बेटा, आपको देगा। देखना बेटा, एक बार देख लो मैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को वैसे रिजल्ट के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।